टाइम था 25 नवंबर 2021 का और जगह थी यूपी के प्रयागराज का फाफा माऊ। जब सुबह के करीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ था और वहीं पर काम करने वाला एक व्यक्ति अपना सुबह का सारा काम निपटा लेने के बाद वापस अपने घर पर पहुंचकर बस अब लेटने की तैयारी कर रहा था कि इसी टाइम उसे कुछ एक बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और ये सारी की सारी बकरियों की चिल्लाने की आवाजें इनके पड़ोस में रहने वाले एक और व्यक्ति फूलचंद के घर से आ रही थी। तो अब वो व्यक्ति अपने खाट पर बैठा बैठा इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि हो सकता है उनमें से एक आधी बकरी यहाँ पर आसपास में कहीं और चली गई होंगी और उसी के चलते ये सारी की सारी बकरियां अब लगातार चिल्ला रही हैं। लेकिन परेशान कर देने वाली तो बात ये भी है कि इस टाइम फूलचंद को घर पर ही होना चाहिए था। अगर वो खेत में गया हुआ है तो क्या उनके घर पर कोई भी ऐसा नहीं जो कि अब जाकर कम से कम एक बार उन बकरियों को संभाल ले। तो यही सारी की सारी बातें सोचते हुए वो अपने घर से बाहर निकलता है और फूलचंद का घर इसके घर से लगभग 1-1.5 किला दूर था। तो वो वहां पर जाकर सबसे पहले तो बकरियों की तरफ देखता है जो कि अभी भी शांत नहीं हो रही थी। तो वो अब घर के अंदर जाकर फूलचंद को आवाज लगाने लगता है कि फूलचंद कहां पर चला गया, एक बार आकर वो अपनी बकरियों को संभाल ले। लेकिन जैसे ही वो आवाजें लगाते लगाते घर के अंदर घुसता है तो वहां का नजारा देखकर एक बार तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि फूलचंद अब सामने ही खाट के ऊपर खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था। इस चीज को देखकर उस आदमी की चीख निकल जाती है और तुरंत वो उल्टे पांव भागकर अपने घर की तरफ आता है। यहाँ पर आसपास में जितने भी और घर थे उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाना शुरू कर देता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा कांड हो गया है, वो लोग जल्द से जल्द फूलचंद के घर पर आ जाएं। कुछ ही देर बाद पूरे के पूरे गांव के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और गांव के लोगों ने जब यहाँ पर अच्छे से देखना शुरू किया कि फूलचंद के साथ ये सब क्या हो गया, वो लोग देखते देखते उसके घर के थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्होंने पाया कि सिर्फ फूलचंद ने अपनी जान नहीं गंवाई, जबकि 45 साल की इसकी पत्नी मीनू देवी भी अपनी जान गंवा चुकी है। इनका 10 साल का बेटा शिवा यहाँ पर अपनी माँ के बिल्कुल साइड में ही पड़ा हुआ है और इन तीनों के ही सिर पर वार किया गया है। इनके सिर पर एक तेज धारदार हथियार से वार किया गया है और उनका काफी ज्यादा इस टाइम ब्लड लॉस हो चुका था। नीचे चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और जैसे ही उन लोगों ने इन सभी चीजों को देखा तो गांव की कुछ एक ऐसी महिलाएं मौजूद थी जिन्होंने कि उनकी 17 साल की बेटी के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी 17 साल की बेटी भी रहा करती थी। तो गाँव के कुछ एक लोग जैसे ही घर के अंदर वाले कमरे में घुसते हैं तो वहां पर तो जाने के बाद जो वो लोग अपने सामने देख रहे थे उसे देखकर उनका भी कलेजा दहल जाता है, क्योंकि इस टाइम फूलचंद की 17 साल की बेटी खाट पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो भी इस टाइम खून से लहूलुहान थी। उसको काफी ज्यादा बेरहमी से आखिरी टाइम में मारा गया होगा। वहीं पर उसके साइड में कपड़े पड़े हुए थे, सारे के सारे कपड़े काफी ज्यादा बुरे तरीके से फाड़े गए थे। 2 दिन से फूलचंद का परिवार दिख नहीं रहा है तो हमारा हस्बैंड दौड़ते हुए आए और उसके बाद आके ऐसे देखे यहाँ हमारे जेठ जी की हत्या हुई थी। कहाँ पे पड़े थे? जी ये यहाँ पे हमारे जेठ जी पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ये? जी अच्छा। एक यहाँ चारपाई बिछी हुई थी, उनका बेटा पड़ा हुआ था। बेटा पड़ा हुआ था 10 साल का। हाँ। मेरी जिठानी जी हाँ। मेरी जिठानी जी यहाँ पड़ी हुई थी। हाँ। और एक 17 साल की लड़की थी। हाँ। उसका यहाँ बेरहमी से रेप हुआ था, वो यहाँ अकेले पड़ी हुई थी। यहाँ बच्ची के साथ रेप की भी? जी हाँ। बहुत बेरहमी तरह से रेप हुई थी। हाँ। और अच्छा। यहाँ पे बच्ची की रेप हुई थी 17 साल की। इन सभी चीजों को देखकर इन लोगों ने पुलिस के पास कंप्लेंट कर दी। पुलिस ऑफिसर्स जल्द से जल्द इस क्राइम सीन पर पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। पूरे के पूरे क्राइम सीन को पुलिस ऑफिसर्स ने अब अपने कब्जे में ले लिया था। वहां पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और इसके साथ साथ इन चारों की चारों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जैसे ही ये बात वहां पर आसपास की और जगहों पर पता चलती है तो धीरे धीरे कर ये मामला सुर्खियों में आ जाता है और उसके बाद तो काफी सारे पॉलिटिशियन वहां पर जा पहुंचते हैं। वो लोग वहां पर पहुंचकर उनके परिवार के सदस्यों से मिलते हैं और कुछ ही देर बाद वहां पर प्रियंका गांधी भी जा पहुंचती हैं। उन्होंने जाकर उनके परिवार के सदस्यों को थावस दी और ये बात कही कि उन्हें न्याय जरूर दिलवाया जाएगा। इसी परिस्थिति को देख के कि किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं और कैसे हो सकता है कि इस देश में आज संविधान दिवस है, इस देश में एक संविधान है, इस देश में के संविधान में लिखा है
कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ। और पुलिस ने जब इनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ करनी शुरू की कि ऐसा कौन कर सकता है, किसके साथ आप लोगों की दुश्मनी चल रही है, उसी टाइम इस परिवार के कुछ एक सदस्य सामने आते हैं और उन्होंने इसी गांव के रहने वाले कुछ एक लोगों के ऊपर कंप्लेंट इस टाइम कर दी थी। ये बात परिवार के सदस्यों के द्वारा पुलिस को बताई जाती है कि इस गाँव की ग्राम पंचायत के द्वारा फूलचंद को कुछ एक जमीन दी गई थी ताकि वो वहां पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर ले, ताकि अपने परिवार का अच्छे से वो पालन पोषण कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ इसी गांव में एक दबंग परिवार रहा करता था और उन लोगों ने जाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया था। वो लोग फूलचंद को वहां पर खेती नहीं करने देते थे, जबकि वो लोग खुद जाकर वहां पर बुआई कर देते। उसके बाद जितनी भी फसल उन्हें मिलती, वो लोग पूरे तरीके से उस जमीन को हथियाए हुए थे। तो इन्हीं सब चीजों के चलते 2 सितंबर 2019 को फूलचंद ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की थी कि ग्राम पंचायत के द्वारा मुझे कुछ इस तरीके से जमीन पट्टे पर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के और जो दूसरा परिवार है उसने आकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन पुलिस ने उस टाइम इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद बात यूं ही आगे से आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद 2021 का टाइम आ चुका था जब उस परिवार ने, जिसके के ऊपर पहले से ही केस किया गया था, उसने भी फूलचंद के परिवार के ऊपर केस कर दिया। इन्होंने दोबारा से उसके ऊपर केस कर दिया और लगातार ये दोनों के दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर केस करते ही जा रहे थे। और 25 नवंबर आते आते तो यहाँ पर फूलचंद के साथ साथ उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को और उसके बेटे तक को नहीं बख्शा जाता है। ये बात भी गांव वालों के द्वारा पुलिस को बताई जाती है कि फूलचंद का 10 साल का बेटा मेंटली फिट नहीं था, लेकिन आखिरी टाइम में जिसने भी आकर इनके परिवार के ऊपर हमला किया, उस व्यक्ति ने इस बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा कि ये तो अपना अच्छे से सेफ्टी तक नहीं कर सकता, वो लोग कम से कम इसे तो बकस दें। उस छोटे से बच्चे के साथ उनकी पता नहीं क्या दुश्मनी थी और आखिरी टाइम में जो कुछ भी यहाँ पर क्राइम सीन देखा गया उसके बारे में तो पुलिस ऑफिसर्स और सारे के सारे गांव वाले काफी अच्छे से देख सकते थे। पुलिस उन लोगों को कोई कंप्लेन नहीं की, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। समझौता हो जा, सुशील कुमार आते थे बार बार हमारे दरवाजे पे, बोले समझौता कर लो। 21 सितंबर को झगड़ा हुई थी, बोला कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चौकी इंस्पेक्टर भी थे उनके साथ, कंप्रोमाइज गेट तोड़ के हम लोग को मारा गया। FIR कराया, कोई इंस्पेक्टर कोई लोड नहीं लिया। फिर 2 महीने बाद फिर उन्होंने घर में घुस के मारा है तो कोई वो नहीं लिया। और ये बच्ची है, इनका बलात्कार हुआ है। अच्छा। और बच्चा गूंगा है, अपाहिज है, उसको मारा गया है। और अब फूलचंद के परिवार के लोगों ने उन्हीं के गांव के जिस परिवार के साथ पिछले लगभग 1.5-2 साल से इनकी लड़ाई चल रही थी, उस परिवार के 11 लोगों के ऊपर केस कर दिया। पुलिस ने उन सारे के सारे 11 लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। तब जाकर पता चलता है कि इनमें से 2 लोग तो इस टाइम मुंबई में जाकर जॉब करते हैं, वहां पर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वो लोग इस टाइम गए हुए थे। एक व्यक्ति पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है और एक व्यक्ति किसी न किसी छोटे मोटे क्राइम के चलते पहले से ही जेल में गया हुआ है। लेकिन अभी भी 7 से 8 लोग बाहर ही घूम रहे हैं। तो पुलिस ने उनके बारे में पता लगाना शुरू किया और उन सारे के सारे लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर भी लिया जाता है। 4 लोगों के मृतक लोग मिले हैं, उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान हैं। इन सभी लोगों को देखा गया 3 लोगों के बाहर वाले बरामदे में है। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने जब एक एक कर उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो उनमें से काफी सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने की ये बात साबित कर दी कि हम लोग जब ये सारा का सारा क्राइम हुआ उस टाइम पर वहां पर थे ही नहीं। तो काफी सारे लोगों ने नॉर्मली मना करना शुरू कर दिया और इसी टाइम पुलिस को भी शक होने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया है। आधे लोग तो पहले से ही गायब हैं और आधे इस बारे में सबूत दे रहे हैं कि जब ये क्राइम किया गया वो लोग यहाँ पर नहीं थे। तो पुलिस अब एक तरफ तो इनसे पूछताछ कर ही रही थी, इसके साथ साथ दूसरी तरफ पुलिस फूलचंद के परिवार के बारे में ही पता लगाना शुरू किया कि हो सकता है इनकी किसी और के साथ भी दुश्मनी चल रही हो। तो इनके घर पर जितने भी मोबाइल थे उन सभी का कॉल रिकॉर्ड
निकालना शुरू कर दिया और उसी टाइम पवन सरोज नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आता है। ये बात पता चलती है कि ये यहीं पर पास के गांव कोरसंड का निवासी है और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ जब करनी शुरू की तो पूरा का पूरा केस ही पलट जाता है और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के सामने आती है। पवन ने पुलिस को ये बात बताई कि वो फूलचंद की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की को देखा जाए तो वो तो उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी। तो पुलिस ने अब उसे आराम से बैठा कर डिटेल से जब पूछताछ करनी शुरू की तो पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है कि यार तू किस तरीके का प्रेमी है, आखिरकार तू चाहता क्या था, क्योंकि डिटेल तो ये सामने आती है कि पवन सरोज फूलचंद की लड़की से प्यार तो किया करता था लेकिन उसने कभी भी उसे सामने से जाकर प्रपोज नहीं किया, जबकि वो डायरेक्टली फोन से उसे मैसेज कर रहा था। वो उन्हीं के गांव में रहने वाले एक लड़के गंगे से फूलचंद की बेटी का नंबर ले लेता है और उसके बाद पवन ने फूलचंद की बेटी के पास ये मैसेज किया कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फूलचंद की बेटी तो उसे कभी जानती ही नहीं थी, पहचानती ही नहीं थी, आपस में ये लोग कभी मिले ही नहीं थे। तो उसने यही बात पूछी कि आप बोल कौन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पवन यही बात कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो इस टाइम फूलचंद की बेटी ने इस बात से मना कर दिया कि आप जो कोई भी हैं आगे से मेरे पास मैसेज मत कीजिएगा। तो अब पवन रुकने वाला तो था नहीं, वो दिन रात इसके पास मैसेज करता रहा करता था। उसने ये मैसेज फूलचंद की बेटी के पास भेजा कि आई लव यू, लेकिन दूसरी तरफ फूलचंद की बेटी तो ये बात जानती ही नहीं थी कि ये जो सामने से बंदा मैसेज कर रहा है ये है कौन। तो उसने सिंपली एक मैसेज आई हेट यू का उसके पास भेज दिया। वो बार बार उससे पूछा करते थे कि आप बोल कौन रहे हैं, प्लीज आप मेरे पास इस तरीके के मैसेज मत भेजिए। और उसके बाद टाइम आया 23 नवंबर 2021 का, जब रात का टाइम था। पवन रात के टाइम अपने एक चाचा के लड़के को लेकर, अपने कुछ एक दोस्तों को लेकर सीधा का सीधा फूलचंद के घर पर जा पहुंचता है। इस टाइम फूलचंद अपने घर के अंदर ही लेटा हुआ था, तो वो लोग अपने साथ कुछ एक हथियार इस टाइम लेकर गए थे। उसने सीधा का सीधा फूलचंद के सिर पर वार कर दिया। फूलचंद कुछ भी रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही अपनी जान गंवा देता है, लेकिन ये लोग इस बात को लेकर कंफर्म हो जाना चाहते थे कि जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है इस टाइम वो अपनी जान गंवा चुका है, जिसके चलते पीछे पीछे उसके जितने भी दोस्त आ रहे थे उन्होंने अपने साथ जो मफलर ले रखा था, जो भी कपड़ा अपने साथ ले रखा था, उससे वो लोग जिन लोगों के सिर पर इस टाइम उन्होंने हमला किया था उनके गले भी कपड़े के साथ वो लोग दबा देते हैं। वो लोग कंफर्म हो जाना चाहते थे कि जैसे जैसे हम लोग घर के अंदर जा रहे हैं तो पीछे से कोई हो सकता है घायल होकर अपने पड़ोस वालों को यहाँ पर बुला ले, और उसके बाद इनका जो हाल होने वाला था उसके बारे में तो ये लोग काफी अच्छे से जानते ही थे। आगे जाने के बाद फूलचंद की पत्नी उन्हें मिलती है, वो लोग उसे भी नहीं बकसते, उसके छोटे भाई जो कि 10 साल का था उसे वो लोग मार डालते हैं। और सबसे आखिर में फूलचंद की 17 साल की बेटी अपने कमरे में सो रही थी, उसके पास वो सारे के सारे लड़के जा पहुंचते हैं। उसे जाकर सबसे पहले तो अपने पूरे तरीके से कब्जे में लेते हैं और उसके बाद उन्होंने उसका गैंग रेप करना शुरू कर दिया। वो लड़की अब कुछ भी कर नहीं सकती थी, ये लोग काफी सारे थे, जिसके चलते एक लड़के ने उसका मुंह बंद कर लिया ताकि ये चीखे चिल्लाए ना, और बाकी जो वहां पर मौजूद लड़के थे उन्होंने इसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जो कपड़े उनसे उतरे नहीं, जल्दबाजी के चलते वो उन्हें वहीं पर फाड़ देते हैं और एक एक कपड़ा उसके शरीर से हटा लेने के बाद साइड में फेंक कर वो लोग उसका गैंग रेप करना शुरू कर देते हैं। अगली काफी देर तक वो लोग इसी कांड को यहाँ पर अंजाम देते हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने इसके पिता को नहीं बख्शा, इसकी माँ की जान ले ली, बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग फूलचंद की 17 साल की लड़की को भी काफी ज्यादा बेरहमी से मार डालते हैं। इसके सिर पर जो वो लोग अपने साथ कुल्हाड़ा लेकर आए थे उससे वार करते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। बाद में इन्हें कोई संभालने वाला तो था ही नहीं, जिसके चलते 23 तारीख की रात निकल चुकी थी, 24 तारीख का सुबह आ गई, उसके बाद दिन, उसके बाद रात, और अब दोबारा से 25 तारीख की सुबह हो चुकी थी। और जो उनके घर के सामने बकरियां उनकी बंधी हुई थी, पिछले लगभग 2 दिनों से उन्हें ना तो खाना मिला था और ना ही पानी। पहले तो वो भी एडजस्ट करने की शायद कोशिश कर रही होंगी, लेकिन जब सारा का सारा मामला हाथ से बाहर जा चुका था तो आखिर में उन सभी बकरियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। और कुछ इस तरीके से फूलचंद का जो पड़ोसी अपने घर का नॉर्मली काम कर रहा था, लगभग 1-1.5 किला उसका घर दूर था, तो वो वहां पर आकर उन बकरियों को संभालने लगता है। और तब जाकर इस पूरे के पूरे केस का खुलासा होता है। पुलिस ऑफिसर्स इन सभी चीजों को जान लेने के बाद पवन सरोज का जो चाचा का लड़का इस केस में इन्वॉल्व था उनके घर पर जा पहुंचती है और वहां पर उन्हें एक ऐसी पैंट मिल जाती है जिसके ऊपर इस टाइम खून लगा हुआ था।
पुलिस ने वो पैंट बरामद कर ली और दूसरी तरफ फूलचंद की लड़की का इस टाइम पोस्टमार्टम तो हो ही चुका था और उसमें भी ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि इसका तो गैंगरेप किया गया है। और इन सभी चीजों के बारे में पता चलते ही इन सभी के सभी लड़कों के ऊपर केस चलने लगता है। थाना फाफामऊ क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो विवेचना की प्रगति से तथ्य आए थे, उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त पवन सरोज, ये लगभग 23 वर्ष का है और ये सजातीय है। मृतक पक्ष की अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई है। दो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी। नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, जो नाम बार बार ये बदल के बदले। जो अभी तक की नामजदगियां हुई थी, उन नामजदगी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवल मृतक पक्ष के भाई से था। उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है। इस पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तभी कॉल रिकॉर्ड, डीएनए के जो रिजल्ट्स आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। जो अभी तक परीक्षण रिपोर्ट आई है, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि वहाँ बलात्कार हुआ है, लेकिन कितने लोगों द्वारा किया गया है इसके बारे में मेडिकल ओपिनियन। यह व्यक्ति क्योंकि अनपढ़ है और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जांच की गई है तो प्राइमा फेसाई उस पे कुछ चोटों के निशान है, जिसको ये स्वयं एडमिट कर रहा है। कुछ इसकी शर्ट पर निशान मिले हैं, जिसको ये पान के निशान बता रहा है, लेकिन देखने में वो खून के निशान प्रतीत होते हैं। इनके कपड़े, इनके जितने भी अन्य एविडेंस है, उनको कलेक्ट कर हम FSL भेज रहे हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। शुरुआती टाइम में तो इस केस में ऐसा ही लग रहा था कि इस परिवार का दूसरे परिवार के साथ कुछ एक विवाद चल रहा है, तो जरूर आपस की लड़ाई के चक्कर में उस दूसरे परिवार ने आकर इनके ऊपर हमला किया होगा। लेकिन पुलिस ने जब अच्छे से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो सारी की सारी चीजें खुलकर पुलिस के सामने आ जाती है और कुछ इस तरीके से इस केस को सोल्व किया गया। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस केस के बारे में सुना था? और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मायावान को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।